दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं, आज एक नया मंथ है, यानी कि पहली अगस्त। और जैसे एक नया महीना आता है ना, तो वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी लेकर आता है। आपने देखा होगा ना कि नए साल में बहुत सारे लोग जैसे जिम जाने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, पर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। आप सब सोच रहे होंगे कि सर, आप हमें ये वाली स्टोरी क्यों बता रहे हो? और ये जो हमारे सामने नंबर्स या जो ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है, इसका आखिर मीनिंग क्या है? देखो दोस्तों, ये हैं आपके प्यारे प्रीलिम बूस्टर को कितने सारे स्टूडेंट्स ने देखा। जैसे यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि पहली तारीख को कितने स्टूडेंट्स ने देखा। हमारी जो ओनली आईज की टीम है, उसने मेरे साथ ये डेटा शेयर किया। पूरी टीम काफ़ी हार्ड वर्क करती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, जिस दिन पहली तारीख होती है ना, उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम बूस्टर को देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में ना शायद एक जोश होता है, इस वजह से बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पर एक डेटा उन्होंने मुझे साथ और भी शेयर किया, वो था कि महीने की आखिरी दिन पर कितने लोग इसको देखते हैं। और अगर आप इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करोगे ना, आप नोटिस करोगे कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में कंसिस्टेंट रह पाते हैं। समझ पाए इस बात को? यूपीएससी की तैयारी के अंदर भी होता है कि बहुत सारे लोग पूरे जोश के साथ बिगिन करते हैं, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती। दोस्तों, ओनली एज की पूरी टीम ना आप सभी को अपनी फैमिली कंसिडर करती है। एंड काफ़ी लगता है पूरी टीम को कि अगर आप अपनी तैयारी के अंदर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, उस वजह से अपने आपके जो ड्रीम होता है उसको अचीव नहीं कर पाते, तो पूरी हमारी ओनली एज की टीम को बहुत ही बुरा लगता है। आज देखो, एक नया मंथ शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो पूरी ओनली एज की फैमिली है, उसके साथ एक कमिटमेंट लीजिए। कमिटमेंट किस चीज़ की? कि आप अपनी तैयारी में रोज़ाना कंसिस्टेंट रहेंगे। गेटिंग द पॉइंट? देखो, हमारी टीम ना बहुत हार्ड वर्क करती है, ट्रस्ट मी। चाहे वो कंटेंट साइड पे हो गया, या आपके जैसे स्लाइड्स के अंदर मेरे एक पर्सन हेल्प करते हैं, ठीक है ना, या फिर थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, तो उनका काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। और जब आप ऐसे टाइम के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, या आप में से कुछ लोग जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो काफ़ी बुरा लगता है इस चीज़ को देख के। ठीक है ना? तो आपके एफर्ट्स, आपका हार्ड वर्क और आपका कमिटमेंट, यही हमारी टीम के लिए अच्छे से मोटिवेशन की तरह काम करता है। ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आप हमारी टीम का जो वर्क है उसको बिल्कुल पसंद करते होंगे, उसको अच्छे से लाइक करते होंगे। और साथ ही आपको इंश्योर क्या करना है कि आप अपने एंड से पूरी इसको कंसिस्टेंसी को बना के रखिए, ताकि कल जब एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर आपका कंटेंट बिल्कुल रेडी हो, आपने चीज़ों को रिवाइज़ कर रखा हो, एंड आप अपना ड्रीम अचीव करने के लिए बिल्कुल अच्छे से रेडी हो। गेटिंग इट? ठीक है। नया महीना है, बट अच्छे से इस महीने के अंदर आपको पढ़ना है, कोई यहाँ पे लेथार्जी नहीं दिखानी। तो डेट है आज की 1 अगस्त 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो, आज के न्यूज़पेपर के अंदर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, डीवाई चंद्रचूड़ जी, इन्होंने बात करी है कि देखो, सरकार ने थोड़ा ढंग से काम नहीं किया मणिपुर के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पुलिस की भी बात कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने बोला है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी अपनी वो अपॉइंट करेंगे, क्योंकि ज़ीरो एफआईआर्स के रिगार्डिंग अच्छे से काम नहीं हो पाया। ठीक है ना? काफ़ी लंबे टाइम तक पुलिस ने कुछ भी काम नहीं किया, प्रॉपर उनको रजिस्टर नहीं किया, एक्चुअली उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है इसके रिगार्डिंग। इसके साथ ही ना आप जानते होंगे, देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है दिल्ली सर्विसेज बिल, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि लोकसभा के अंदर ही आएगा, तो काफ़ी हंगामा वगैरह हो सकता है इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारी न्यूज़ है, उन सभी न्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट का मर्जर। सर, ये क्या है? देखो, दो प्रोजेक्ट्स हुआ करते थे, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट। उसको ना हमने मर्ज कर दिया है। पहले मैं आपको इन प्रोजेक्ट के बारे में समझा देता हूँ, फिर देख लेंगे कि आखिर इनको मर्ज क्यों किया गया है। देखो, जब हम बात करते हैं ना प्रोजेक्ट टाइगर की, इसको स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर। ठीक है ना? उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री जी थी इंदिरा गांधी जी, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी। तो फोकस क्या था? देखो, टाइगर की कंजर्वेशन तो थी ही थी, प्लस एट द सेम टाइम ना, जो भी वहां पर नेचुरल हैबिटेट हो गया उसको भी आप प्रिजर्व करो। ठीक है ना? तो ओवरऑल साथ ही साथ टाइगर को प्रिजर्व करने के साथ साथ और भी चीजें, फूड चेन की बाकी और चीजें भी साथ ही साथ प्रिजर्व हो रही थी। थोड़ा टाइगर के बारे में आप जानते होंगे, ध्यान रखना इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, दैट इज एंडेंजर्ड। ठीक है? अपेंडिक्स 1 में देखने को मिलेगा साइट्स के, और डब्ल्यूपीए के अंदर भी आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से एक है हमारे पास प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है? ये कब स्टार्ट हुआ था सर? ये हुआ था 1992 के अंदर, एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम।
स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दोनों की तरफ से आता है, सेंटर की तरफ से भी, स्टेट की तरफ से भी। अब फोकस क्या था इसका? देखो इसका फोकस था कहीं ना कहीं जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, कई बार आप देखते हो ना कि हाथी उस एरिया में आ गया जहां पर लोग रह रहे हो, कई बार जो हाथी जहाँ पे रहता है हमने जंगल काट दिए, तब उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से इनका पूरा हैबिटेट, पूरा कॉरिडोर हो गया जहाँ से मूव करते हैं, और साथ साथ हमारे जो एलिफेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना हो गया। साथ में ही देखो जो कुछ एलिफेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पिंजरे में हो गया या कैद में हो गया, इस तरह के जो एलिफेंट्स होते हैं उनको, उनका वेलफेयर करना, जो बंदी होते हैं ना पशु, ठीक है ना, उनका मतलब एलिफेंट्स, उनका प्रोटेक्शन करना, उनका वेलफेयर करना, ये सारे हमारे यहाँ पे काम देखने को मिल जाते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो हर तरह की फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट देता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट एलिफेंट रेंज कंट्रीज, स्टेट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने टाइगर का तो हमें बता दिया आईयूसीएन स्टेटस, पर आपने एलिफेंट का आईयूसीएन स्टेटस नहीं बताया। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, आईयूसीएन के अलग अलग स्टेटस है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको एशियन एलिफेंट देखने को मिलेगा, ठीक है सर, इसका आपको आईयूसीएन स्टेटस देखने को मिलता है एंडेंजर्ड, ठीक है। उसके अलावा भी ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अफ्रीकन सवाना एलिफेंट देखने को मिलते हैं, जी सर, इसका भी आपको आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड ही देखने को मिलेगा। वेयरएज जब मैं बात करता हूं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की, उनका स्टेटस आ जाता है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि किस तरह से उनका स्टेटस वेरी कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये समझ आया होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। अब हुआ क्या है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया, एक नई डिवीजन बना दी गई है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन, तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों करा गया? देखो एक्चुअल में ना हम फंडिंग को रैशनलाइज करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से एक सिंगल डिवीजन बनाते हुए थोड़ा हमें लगा कि शायद फंडिंग को हम अच्छे से रैशनलाइज कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा भी हमें देखने को मिला कि अगर हमने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट दोनों को मर्ज कर दिया ना, तो ये दोनों जो हमें एनिमल्स हैं, ये सिमिलर लैंडस्केप्स में हमें देखने को मिलते हैं, या फिर ये सेम लैंडस्केप्स को अक्सर शेयर करते हैं। तो अगर ये प्रोग्राम्स हमने अमलगेट कर दिए, जैसा कि कर भी दिया है, तो उससे दोनों एनिमल्स को कंजर्व करने के अंदर बहुत ही हेल्प होगी, ऐसा हमारा यहाँ पे सरकार का मानना था। तो आई होप आप प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के मर्जर को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक छोटी सी लोकेशन हमें समझनी है सीएआर के बारे में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यहाँ पर पता क्या हुआ है, यहाँ पर इस कंट्री ने वोट किया है रेफरेंडम के अंदर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बन जाएंगे अब। तो देखो इसकी लोकेशन समझते हैं, ये आप देखने को मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर है, बिल्कुल। ध्यान रखना, यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो एक लैंड लॉक्ड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। थोड़ा और डिटेल में यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आपको चैड देखने को मिल जाएगा इसके नदन साइड के ऊपर, उसी तरह से आपको साउथ सुडान देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ईस्टर्न साइड के ऊपर। साथ ही साथ सदर्न साइड के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ठीक है ना, साथ में ही। और यहाँ पर आपको कैमरून भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये वाली जगह, ठीक है। तो इस तरह से, और इसकी कैपिटल क्या है, बेंगुई। ध्यान रखना ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है, तो इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट थी, तो हमने वो डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज उल्लास ऐप। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। देखो अभी क्या हुआ है, पहली बात तो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसने इस एप्लीकेशन उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। मैं थोड़ा आपको ना पहले उल्लास की, ठीक है ना, फुल फॉर्म समझा देता हूं। उल्लास की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। सर इसका मतलब क्या है? देखो कई बार पता क्या होता है कि मान लो एक कोई स्टूडेंट था, वो स्कूल जा रहा था, पर किसी कारणवश उसको ड्रॉप आउट लेना पड़ा, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी शायद किसी कारणवश स्कूल ही ना जा पाए, ठीक है। पर हम क्या चाहते हैं कि नहीं यार, ठीक है, अगर आप स्कूल नहीं भी जा पाए या फिर आपको स्कूल से आप ड्रॉप आउट हो गए थे, तब भी हम ये तो चाहते हैं ना कि आपके पास कुछ अच्छे स्किल्स हों। गेटिंग द पॉइंट? तो हमारी यही कोशिश है कि इन लोगों के हम प्रॉपर कुछ क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, ठीक है ना। अब देखो जरूरी नहीं होता कि आप ना स्कूल में ही जाके आप एक अच्छे नागरिक बन पाओ, नहीं, आपके पास लाइफ स्किल्स होने के लिए आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि अगर मान लो कि पर्सन नहीं गया स्कूल, ड्रॉप आउट हो गया या कुछ भी इस तरह से कारण देखने को मिलता है,
तो वहाँ पर भी ना हम उन तक कहीं न कहीं पहुँच पाए। उनको क्रिटिकल जो लाइफ स्किल्स होते हैं, ठीक है ना? कैसे मतलब चीज़ें करनी हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ, ऐसा यहाँ पे हमारी इन पर्टिकुलर मीडियम से कोशिश है। तो आपको ड अलग-अलग तरह के लर्निंग सोर्सेज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। आपने दीक्षा पोर्टल देखा होगा ना जब कोविड-19 पैंडेमिक था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके थ्रू यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग करी। तो ये भी वहीं पे हमें आपको देखने को मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आप दीक्षा पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हो। आप इसके अंदर उल्लास के ऐप के अंदर रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को एज़ अ लर्नर हो गया, वॉलंटियर हो गया, सेल्फ रजिस्ट्रेशन से या सर्वेयर के माध्यम से। ठीक है ना? इससे क्या होगा जैसे मैंने आपको बताया वोकेशनल स्किल्स आप सीख पाओगे, कुछ लाइफ स्किल्स हो गया, फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें हम कहीं न कहीं कर पाएँगे। देखो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें भी इस तरह की बातें करी गई थी, कि ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? सिर्फ़ शिक्षित मतलब सिर्फ़ लिटरेसी नहीं करनी, उनको एक्चुअल में लाइफ स्किल्स भी देने हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये बच्चों के लिए नहीं है, यहाँ पर जो 15 साल से ऊपर वाले हैं ना, उनके लिए यहाँ पे बात करी। मैंने बताया ना कि कोई पर्सन था, वो स्कूल से या तो ड्रॉप आउट हो गया या स्कूल कभी गया ही नहीं, तो 15 साल से ऊपर वालों की वहाँ पे बात करेंगे, बाकियों की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है जी? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं दैट इज़ कोकोस आइलैंड। अभी देखो क्या हुआ है ना, कोकोस आइलैंड के अंदर इंडिया की जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट था उसने विजिट किया, ये ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड, ये देखो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखना, कोकोस या कीलिंग आइलैंड भी इसको बोला जाता है, ताकि एक तरह की हम ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक रीच हो गया, इंटरऑपरेबिलिटी हो गया, इसको एक तरह से बढ़ा पाएँ। देखो ये ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको वेस्टर्न साइड के ऊपर पर्थ देखने को मिल जाएगा। तो पर्थ से ये इस तरह से आप नोटिस करोगे लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है। ठीक है ना? यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो लगभग 3000 किलोमीटर आपको नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिल जाएगा ये पर्थ के। ठीक है? एक्सटर्नल टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया की कहाँ पर लोकेटेड है सर? ये देखो इंडियन ओशन के अंदर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगी। आपने कोरल टोल्स पढ़े होंगे, ठीक है ना, ज्योग्राफी के अंदर, तो यहाँ पर आपको 2 कोरल टोल्स देखने को मिल जाएँगे। छोटे-छोटे 27 स्मॉलर आइलैंड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब देखो ये इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, जो हम बात करते हैं ना कि इंडिया मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे विजिट किया, तो इससे क्या हमारा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या बन रहा है? देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कल को कोई भी हमें जहाँ पे कुछ सपोर्ट चाहिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वापस से रिफ्यूल करना हो अपनी शिप्स को, ठीक है ना? तो इंडियन मिलिट्री को यहाँ पे बहुत हेल्प होगी, टर्न अराउंड कम हो जाएगा उससे, ठीक है ना? साथ में अगर आप नोटिस करोगे इस तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट हो गया, बाकी और चीज़ें, मैरीटाइम अवेयरनेस हमारी बढ़ जाएगी। एक देखो लोकेशन देखो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोकोस या कीलिंग आइलैंड की। तो डेफिनेटली उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन का एडवांटेज तो मिलता ही है। यहाँ पर आपको पास में ही आपको इंडोनेशिया भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? डिफरेंट चोक पॉइंट्स भी आप जानते हो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, राइट? तो वो सारी चीज़ें हेल्प होती हैं। बाकी देखो जो कोकोस आइलैंड है ना, वही एक कोऑपरेशन पॉइंट भी है बिटवीन द जैसे इंडिया का इसरो हो गया और वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी है फॉर गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। इसके अंदर आप जानते होंगे ना लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हम लोगों को भेजेंगे, ठीक है ना? तो उसके ये कॉपरेशन भी उसके थ्रू इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं दैट इज नवाब वाजिद अली शाह। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये एक्चुअली संडे को भी न्यूज़ में आई थी कि जुलाई 30 को इनका जो बर्थ एनिवर्सरी थी नवाब वाजिद अली शाह जी की। तो ये आखिरी ऐसे नवाब थे जो कि अवध के थ्रोन के ऊपर बैठे। तो इनके बारे में थोड़ा समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान रखना ये 11th या फिर लास्ट किंग थे अवध के। 9 सालों के लिए इन्होंने रूल किया फ्रॉम 1847 टू 1856। ठीक है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखो बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स इनेक्स किए, तो इनका किंगडम भी उन्हीं के द्वारा इनेक्स किया गया था। बाद में इनको फिर कोलकाता के सबब है मेटिया ब्रुस, वहां पर इनको भेज दिया गया। ठीक है? बाकी की जिंदगी इन्होंने वहां पे रही एक पेंशन के रूप के ऊपर। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे इन्होंने ना म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पोएट्री इनके टाइम के ऊपर बहुत अच्छे से वो प्रॉस्पर हुआ। इन्होंने खुद भी इनफैक्ट ना काफी सारे नए राग यहाँ पे कंपोज किए, जैसे जोगी, जूही, शाह पसंद, ये नाम इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राग कंपोज किए। साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ठुमरी जो है वो भी वाजिद अली शाह के द्वारा ही क्रिएट किया गया। साथ में अगर आप नोटिस करो ना, जो कथक डांस होता है इसको एज अ कोर्ट डांस भी इन्होंने बनाया। ठीक है? मुगल्स के टाइम पे उसका टाइम अगर आप नोटिस करो, जैसे औरंगजेब या हो गया, उसके बाद हो गया, उस टाइम के बाद ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम हो रही थी मुगल एम्पायर के अंदर। बट इन्होंने कथक को एज अ कोर्ट डांस की तरह किया, उसको इंट्रोड्यूस किया, तो डेफिनेटली वापस से वो रिक्रिएशन एक्टिविटी की तरह जाने जाना लगा। ठीक है ना? साथ में अगर आप नोटिस करो डिफरेंट डिफरेंट जो हिंदुस्तानी थिएटर था वहां पर भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा। जोगिया जश्न करके इन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है? साथ में ही रहास हो गया, ठीक है ना, पोएट्री, डांस, ड्रामास, कथक परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों का काफी ग्रोथ इस टाइम के ऊपर देखने को मिला है। देखो यूपीएससी ना कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक पर्टिकुलर कोई किंग थे, उनके टाइम के ऊपर ये सब हुआ, तो बताओ किंग कौन है। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि नवाब वाजिद अली शाह थे जिन्होंने ये सब चीजें करी थी। इसके अलावा आप नोटिस करो
इनको ना पर्शिया हो गया, उर्दू हो गया, इसके अंदर काफ़ी अच्छी कमांड थी इन दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर। इसके अंदर बहुत सारी बुक्स भी लिखी उन्होंने, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क इनका स्वातुल कालुब, ये आप नाम ध्यान में डेफिनेटली आप रखोगे। खुद भी अच्छे काफ़ी पोइट थे, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो मिर्ज़ा गालिब जी हैं, उनको भी मतलब वाजिद अली शाह जी की पैट्रोनेज इनको प्राप्त थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे वाजिद अली शाह जी के द्वारा जो चीज़ें करी गई, आप डेफिनेटली उनको याद रखोगे। ये है कुछ क्वेश्चंस जो आज के लेक्चर के बेस के ऊपर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका मैं आपको क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला था इंडिया स्टैक के बारे में, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ओपन एपीआई की बात करी थी, डिजिटल गुड्स की बात करी थी, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा देखो क्वेश्चन है GRAP के रिगार्डिंग, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। देखो यहाँ पर ना एक्चुअल में थोड़ा सा स्टेटमेंट और बेटर बनाया जा सकता था। यहाँ पर ना इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया नहीं, मतलब ऑल इंडिया लिखता तो शायद थोड़ा और बताते। यहाँ पर बात होती है किसकी, सिर्फ आपकी जो एनसीआर की बात हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बट आई अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट थोड़ा बेटर फ्रेम किया जा सकता था। तीसरा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये तो आप जानते ही हो, ये तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। एक ना देखो कल जो हम एक टॉपिक डिस्कस किया था डी लिस्टिंग के ऊपर, उसमें देखो मैंने ना, ठीक है, स्लाइड्स के अंदर 90% ही था, तो 90% ही आएगा। आई थिंक मेरे से बोलते टाइम ना गलती से 80% निकल गया मुंह में से, बट अदरवाइज इट वाज 90% ओनली, तो 90% ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।